चलिए, पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े थे? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल, है ना? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यही था ना? तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन लोग क्या पढ़ते हैं? आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्ट के लॉ को क्या करता था? पालन करता था, और उसमें कंडीशन भी था, उसका एंथैल्पी पर था, यानी एंथैल्पी ऊर्जा, और उसका वॉल्यूम आयतन, मतलब कि किसी भी आयतन अगर राउल्ट के नियम को पालन करेगा, ठीक है, उसमें कंडीशन था कि सभी टेम्परेचर पर उसके आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते थे? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें एग्जांपल कुछ बताए थे, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, सिलिकॉन टेट्राकोलाइड, कार्बन टेट्राकोलाइड, इन था। नॉन आइडियल में क्या था? तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। तो जब राउल्ट के नियम को पालन करेगा तो उसमें बताया गया था PA इक्वल टू P0 A इंटू एक्स से, राउल्ट के नियम में। आज बोल रहा है कि नॉन आइडियल में पालन नहीं करेगा, इसमें क्या होगा? PA इक्वल नॉट P0 A इंटू एक्स से, मतलब नॉट लग जाएगा, उसमें क्रॉस हो जाएगा, पालन नहीं करेगा तो, ठीक है। इसमें क्या था कि सभी टेम्परेचर पर उसके आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। जब हो जाता है तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, और जब नहीं होता है तो जीरो के इक्वल रहेगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। इसका नाम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, MCQ भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। पहले तो ऐसा सवाल आएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो आप लिखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। बोल क्या रहा है कि विलयन का वह गुणधर्म, विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जो चीज हम विलयन में सॉल्यूट डाल रहे हैं, विलय घुला रहे हैं, तो उसके प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना साइज बड़ा है, उसका आकार क्या है, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस उसका अमाउंट, जब अमाउंट ज्यादा होगा तो कण भी ज्यादा होगा। तो वही बोला है कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर कह रहे हैं? कणों की संख्या। अब विलय के कण में अगर मोल लिखे तो गलत हो जाएगा? नहीं होगा, मोल में ही तो कण निकलता है मास के हिसाब से। तो वही बोला है कि किसी विलयन का वह गुणधर्म, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। विलय का साइज क्या है, आकार क्या है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलेंगे? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि आप किसको कहोगे कि ये इसमें गुणधर्म डिपेंड करता है और किसमें डिपेंड नहीं करता है। इसमें चार चीज है जो आपको याद रखना है, हम बताने भी जा रहे हैं एक एक करके। इसमें चारों ऑप्शन में रहेगा, कहेगा इसमें निम्नलिखित में कौन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है, और इतना ही रहेगा, एग्जाम में भी इतना ही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा। पहला का नाम है वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। तीसरा क्या है जी? हिमांक में अवनमन। और चौथा है प्रासरण दाब। चौथा क्या है? प्रासरण दाब। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार चीज आता है, यही ऑप्शन में रहेगा। इसको पढ़ना है, एक एक करके सब पढ़ाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके लिए राउल्ट का नियम क्या है, सब आपको आएगा। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इस चारों को देखना है। ये चारों है, ये चारों तो अणुसंख्य गुणधर्म पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो निर्भर नहीं करेगा। कभी कभी क्या करता है, लिख देगा पृष्ठ तनाव, चूंकि इसे पृष्ठ तनाव दिया है नहीं, ये चार चीज ही रहेगा तो अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि सब में हम लोग मोल के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। मोल में मोलारिटी सब इसमें आएगा, सब कुछ प्रॉपर्टी आएगा। तो वास्तव में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक हो गया कुछ ऑस्मेटिक प्रेशर। चार चीजें ना तो अणुसंघ के गुणधर्म इन चारों पर निर्भर करेगा। वास्तव में अपेक्षिक अनुमान, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान, ये तो पढ़ा चुके हैं नहीं जी, वाष्प दाब अपेक्षिक अनुमान पढ़ाए थे ना, चलो रिपीट कर देते हैं। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे, हाँ 2 बार लिखा दिया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर VP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर VP, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तो बताया था ना। वाष्प दाब में अवनमन क्या बताए थे, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते थे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, फिर हम लिख देते हैं। हाँ, अगर वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या था, P0 माइनस P, P0 माइनस P। और ए आप यहाँ पर लगा सकते हो, गलत नहीं है, ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है, P0 माइनस P लिखोगे तो भी सही है, अगर ए लगाओगे तो भी सही है, तुम्हारे अनुसार है। तो वाष्प दाब में अवनमन यही था P0 माइनस P। इसमें किसका वाष्प दाब ज्यादा था, विलायक का, विलयन का वाष्प दाब क्या था, कम था। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहां पर तो लिखा ही है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसमें कौन है, P0 है, P0 है। और ये P क्या है, सिर्फ P विलयन का वाष्प दाब, इसका है विलयन का वाष्प दाब। ये पढ़ चुके इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं, हो गया। तो क्या इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन क्या है, तो कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। इसलिए अगर हम लिख दें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यही है P0 माइनस P बटा क्या आ जाएगा P0, यही है फॉर्मूला। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, डिफिनेशन तो आपको लिखने का आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही देगा। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या डिफिनेशन लगाओगे, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन कहते हैं। यदि इसमें लगा सकते हो, यदि विलयन का वाष्प दाब P, यदि विलयन का वाष्प दाब P और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो, P0 हो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो, P0 हो, इसलिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P0 माइनस P बटा P0 हो जाएगा। ये पढ़ा चुके हैं, आगे थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। वाष्प दाब में ऐसे सवाल आएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लेखें। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या, के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राइट राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पढ़ाया गया था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाजी क्या होता है, बराबर होता है, ये पढ़ाया गया था। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या कह रहा था,
वास्तव में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाव क्या होता है? बराबर। वास्तव में अपेक्षित अवनमन, वास्तव में अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज के जब मोल अंश लिखे तो गलत नहीं है, बात की है। वास्तव में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज की क्या होता है? बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज की क्या होता है? बराबर होता है। अभी तो पहले वास्तव अपेक्षित अवनमन अभी पढ़ा है, वास्तव अपेक्षित अवनमन अभी पढ़ा है। क्या था फॉर्मूला बोलो? हाँ, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट, यही था ना जी? बोले वास्तव अपेक्षित अवनमन विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज के लिए हम अगर यहाँ पे लिख दे एक्स विलेय, क्या लिख दे? एक्स विलेय, क्या लिख दे? एक्स विलेय। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट। और आपको मोल प्रभाज में पढ़ाया गया होगा, मोल प्रभाज में अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है? एन बटा एन प्लस एन, ये था ना? अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या होता है? एन बटा एन प्लस एन। विलेय का मोल प्रभाज विलेय का मोल बटा विलयन का कुल मोल, विलेय का मोल प्रभाज विलेय का मोल बटा विलयन का कुल मोल, यही था ना? तो अगर इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं एन बटा एन प्लस एन। अगर एग्जाम में आपके आए तो इतना लिख दोगे, ठीक है। आगे नहीं बढ़ोगे तो अभी सही है। आगे कब बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे तो कोई दूसरा रिलेशन लाना हो, कोई दूसरा फार्मूला लाएंगे, मोलर मास निकालना हो उसका फार्मूला लगाएंगे तो आएगा, ठीक है? डिजिटल बोर्ड ऐसे दिख रहा है, देखो तो टेढ़ा दिख रहा है? नहीं नहीं, डिजिटल बोर्ड ऐसे ना है, इसको ऐसे ना, हम तो है थोड़ा इधर घुमा थोड़ा सा, छोड़ जाओ, प्लस प्लस से प्लस प्लस से इधर इधर कैमरा के पास ला करो, अरे कैमरा के पास लाओ और प्लस करो। हाँ अब प्लस करो, हाँ पूरा जूम करो और करो। हो गया? तो क्या बोला है? वास्तव में अपेक्षित अवनमन के लिए राउल का नियम एग्जाम में आता है हमेशा, ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा? वास्तव में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर होता है पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस एन। अगर आप हम कुछ मान कर चले तो नया फॉर्मूला भी आ सकता है, मान दे। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्या था याद रखना? पी नॉट क्या था फॉर्मूला? अब तो हमको मानना पड़ेगा ना। मान लिए बिलियन में, माना कि क्या? माना कि बिलियन में, माना कि बिलियन में क्या मान लें? ए विलेय, ए विलेय तथा बी क्या है? विलायक। बी क्या है? विलायक। मान लिए आपके पास कोई बिलियन है, उस बिलियन में ए को हम क्या माने? विलेय, बी को क्या माने? विलायक। तो जब ए को विलेय माने तो विलेय का मूल, विलेय का मूल छोटा एन, सही है? विलायक का मूल बड़ा एन, होगा ना? या चलो ऐसे रहने दो, ए बी भी लगा सकते थे हम लोग, एन ए और एन बी। इसलिए क्या फॉर्मूला था? पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल क्या था? एन बटा एन प्लस एन, यही ना हो गया? आप ए बी भी लगा सकते हो, एन ए भी लगा सकते हो, एन ए, यहाँ पे एन बी लगाना पड़ेगा तो भी गलत नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं।
इसको तोड़ो, पी नॉट बट्टा में क्या लिख दिया, पी नॉट माइनस पी बट्टा क्या हो गया, पी नॉट। सही है, इन दोनों को 2 बार कर दिए, पी नॉट बट्टा पी माइनस पी बट्टा पी नॉट, भी इनका जोड़ घटाव करिए बराबर क्या हो गया, एन बट्टा एन प्लस एन। अब ये तो कट जाएगा, कितना होगा 1 माइनस पी बट्टा क्या हो गया, पी नॉट, यहाँ पर क्या हो गया एन बट्टा एन प्लस कैपिटल एन हो गया, यहाँ पर 1 है। अब इस 1 को हम कहाँ लाए, चाहे 1 को वहीं पर छोड़ देते हैं, 1 को वहीं पर छोड़ देते हैं, ये वाला जाकर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन बट्टा एन प्लस एन, और ये वाला माइनस में जरा क्या आ जाएगा प्लस पी बट्टा क्या हो जाएगा पी नॉट। ठीक है, तो सही है। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, हम घटाव करेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा एन बट्टा एन प्लस एन, यही ना होगा एलसीएम दोनों का। आइए यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन प्लस एन, अब माइनस में क्या है एन, क्या होगा पी बट्टा पी नॉट, हो गया ना जी। काटो, कौन कौन कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा एन बट्टा एन प्लस एन इक्वल टू पी बट्टा क्या हो गया पी नॉट। अब बताओ ये क्या है, विलायक, विलायक बन गया ना, विलायक का मोल प्रभाज बन गया, माना कि नहीं। तो अगर मान लीजिए वो तो सही है, लेकिन अगर ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते विलयन के वास्तव, क्या हो गया बोलो, विलयन के वास्तव और शुद्ध विलायक के वास्तव किसके बराबर होता है, विलयन के वास्तव और विलायक के वास्तव का अनुपात किसके बराबर होता है, तो विलायक के मूल प्रभाज किसके बराबर होता है, विलायक के मूल प्रभाज। तो ये भी हो सकता है फॉर्मूला में आ जाए, नहीं हो जाएगा, तो ऐसे भी याद रखना है। ये हो गया विलयन का वास्तव, आइए क्या चीज हो गया विलायक का वास्तव, विलयन, विलयन का वेपर, भीपी मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प, ठीक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। हो गया, हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, एमसीक्यू में आपका बन सकता है, सब्जेक्टिव में बना सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाले थे, मोलर मास, क्या निकाले थे, क्या निकाले थे मोलर मास। इसके हेल्प से आप मोलर मास भी निकाल सकते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान से, वाष्प दाब, वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान से, चाहे अनुमान द्वारा विलय का क्या अणुभार, विलय का अणुभार, सूत्र कल बताए थे, वही सूत्र स्थापित कर देते थे क्लास। विलय का वास्तव के अपेक्षित अनुमान द्वारा विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला भी देगा। अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वास्तव के अपेक्षित क्या होता है पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट। बोलो, बोलने से याद होगा, दिमाग में बार बार आएगा। पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट, यहाँ पर क्या था एन बटा एन प्लस एन, एन हो गया। एन क्या होता है विलय का मूल, एन क्या होता है विलय का, अगर हम लोग विलय का मूल निकालते थे तो क्या था ग्राम में मास बटा मोलर मास, विलय का मूल निकालते थे क्या था ग्राम में मास बटा मोलर मास। छोटा है तो छोटा डाल लिखे, बड़ा है तो बड़ा डाल। विलय का मास कम होता है तो छोटा एम मोलर मास इंडिकेट किया है, और बड़ा एन है तो बड़ा एम लिख दिया, मोलर मास नीचे का है मोलर मास, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए पी नॉट माइनस पी बटा क्या हो गया पी नॉट, इस एन के जगह पर हम पुट करेंगे क्या डब्ल्यू बटा एम, डब्ल्यू बटा क्या हो गया एम, फिर यहाँ पर तो वही है डब्ल्यू बटा एम, यहाँ पर क्या होगा बड़ा तो कैपिटल बाई कैपिटल, हो गया सही है। अब इसके बाद अगर विलयन बहुत तनु हो, यदि विलयन
अधिक तनु हो, अधिक क्या हो, तनु हो, मैंने बिलियन बहुत तनु हो, उसमें विलय का मात्रा बहुत कम मात्रा में, विलय की मात्रा क्या है, बहुत कम मात्रा है। तो अगर इस अमाउंट को हम नेगलेक्ट कर ले, क्या करें, नेगलेक्ट कर ले, बहुत कम है, तो क्या हो सकता है, तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बट्टा क्या आ जाएगा, पी नॉट, ये तो रहेगा इतना एम बट्टा एम, ये क्या है, नीचे है इसलिए नेगलेक्ट किया, ऊपर वाला नहीं नेगलेक्ट किया था। कैपिटल डब्ल्यू बाई क्या आ गया, एम, इसको हटाना था जी, इसको हटाना था, तो क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू बाई एम हो गया। हमको क्या निकालना है, विलय का अणुभार, किसका निकालना है, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार कौन है, नीचे वाला, इतना ग्राम में मास वही को चाहिए, मोलर मास, यही m निकालना है। तो इस m के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो पहले इसको बाई करो, पी नॉट माइनस पी बटा क्या आ गया, पी नॉट बराबर, इसको बाई करो, छोटा डब्ल्यू बट्टा m नीचे आ गया, ये पलट गया ना, m बाई क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, n प्लस n, वही m प्लस n बोल रहा, यहाँ से ना है, अब क्या बोल रहे थे, यही ना n है, इसी n के जगह पर ये भरा गया है, इस n के जगह पर a भरा गया है, कौन है वाला है, क्या है, ये दोनों सेम है, वही तो है, ये बड़ा n के लिए थे। अच्छा ये नहीं भरा गया, ही कह रहे हो, लिखा तो गया है, यदि विलयन बहुत तनु हो, मतलब बहुत पतला हो, विलय का मात्रा व्यास बहुत क्या हो, कम हो, तब उसकी मात्रा को हम ज्यादा काउंट नहीं करें, नीचे है, कहाँ है, नीचे, इसलिए नेगलेक्ट कर लिया गया। अब यहां से क्या निकालना है आपको, m, क्या निकालना है, m, इस m को ऊपर लाओ, क्या हो गया, m, जो जहां है वही रखो, हो गया, आइए कहाँ आ गया, नीचे ला दिए, पी नॉट माइनस पी बटा, यही फॉर्मूला है, ऐसे से हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे ना, ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग बनाए थे, देखो सही है, ए डब्ल्यू नीचे है तो नीचे है, एम ऊपर था तो ऊपर चला गया। तो इस फॉर्मूले के यूज करके हम लोग विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, वेयर W बराबर विलय का मास ग्राम में, W बराबर विलय का मास, कैपिटल W विलायक का मास ग्राम में, विलायक का मास, कैपिटल M विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, जहां लिख दो, जहां क्या, छोटा W बराबर विलय का भार ग्राम में, ये दिया रहेगा, कैपिटल W विलायक का भार मैंने द्रव्यमान चीज में ग्राम में, ये भी दिया रहेगा, m विलायक का अणुभार, मोलर मास, विलायक का मोलर मास, मोलर मास हो गया। m क्या है, यही निकालना था हम लोग को, विलय का मोलर मास यही निकालना था, विलय का मोलर मास, और पी नॉट तो पढ़िए लिए हो, पी नॉट तो पढ़िए लिए हो, पी नॉट क्या है बोलो, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, शुद्ध विलय का वाष्प दाब को Vp लिखेंगे हम, और P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, सिलेक्ट करना है, बस क्या निकालना है, डब्ल्यू और एम, स्मॉल एम, ये निकालोगे। कल आई थी, ये कल का पढ़ा रहे, अभी तक जितना पढ़े कल वाला पढ़ा है,
अब आज जो पढ़ाएंगे इसके बाद वो नया पढ़ाएंगे, है ना? हो गया, हटाए इसको, कल पढ़ा नहीं था। इस पर इसका न्यूमेरिकल भी बन जाता है, बनवाए थे कल दो गो, है? चलिए, अब हमारा टॉपिक क्या था? वही तो था, अणुसंग ऊर्ध्वधर्म में चल रहा है ना। ये हो गया वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, ये 2 बार हम पढ़ चुके। दूसरा क्या है अणुसंग ऊर्ध्वधर्म में? दूसरा अणुसंग ऊर्ध्वधर्म हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। क्या लिखा है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या क्वथनांक का उन्नयन बात के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से समझना, ये नया टॉपिक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। हम कल एक चीज बताए थे, जब भी अवनमन कहेगा तो समझेंगे कमी, अवनमन कहेगा तो क्या करेंगे? कमी। उन्नयन कहेगा तो क्या समझेंगे? वृद्धि। यानी क्वथनांक में वृद्धि होगा। क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे क्वथनांक क्या है, तब लोग पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ ले क्वथनांक क्या है। क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो ये पहले आप जूनियर क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या करे? वाष्प में बदलने लगे, उबलने लगे, उस ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ये जूनियर क्लास का डिफरेंस होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगे या जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करे उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। लेकिन यहाँ जो परिभाषा है वो स्टैंडर्ड लेवल का है। ये कहता है क्वथनांक, क्या बोलेंगे? क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है। क्वथनांक किसी, बोलो, क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है, वह ताप है जिस पर, तुम मत बोलो, जिस पर, जो हम बोले बोलो, जिस पर उस द्रव का, जिस पर, कोई बात नहीं, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, यही लिखना है आपको। अगर एग्जाम में आया क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो पहले डिफिनेशन देना क्वथनांक, क्या दोगे? क्वथनांक, तब क्वथनांक का उन्नयन वाला लिखना। पहले समझ लो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है, बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का टेम्परेचर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जैसे अगर किसी चीज का अगर हम क्वथनांक माप रहे हैं, जैसे मान लिया शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल कितना ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल कितना होता है? एक क्या बोलते हैं? मानक वायुमंडलीय दाब, मतलब जो हमेशा मान के चला जाता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट मतलब 212 आएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और उसी केल्विन का कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, 373। देखो के बराबर क्या होता है? 273 प्लस सी होता है फॉर्मूला। तो हमने क्या बोला कि जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कितना हो गया? 373 नहीं हो गया? केल्विन में 373, केल्विन में, सेल्सियस में 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 212। फ़ारेनहाइट में ये सब आपको 11th में पढ़ना था, किसको किस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो अगर मान लीजिए कि मानक वायुमंडलीय दाब पर
किसी शुद्ध जल का, किसी शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये वायुमंडलीय दाब हो गया। वायुमंडलीय दाब पर डिपेंड करेगा कि कितना हर जगह सेम नहीं होगा। अगर उसी लिक्विड को हम कुछ और ऊंचाई पर ले जाए, क्या करें और ऊंचाई पर, कहाँ पर और ऊंचाई पर ले जाए तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है कम होता है। ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है कम हो जाता है, तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर आप 6000 7000 फीट पर जाएंगे लगभग, तो आपका वायुमंडलीय दाब कम होगा, जिससे क्वथनांक इसका घटकर 100 से 94 95 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना समझना नहीं है। उसका मतलब यही है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर, मान लें किसी द्रव को हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, जल को क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो बॉयल बनकर कब उबलेगा, वह बॉयल बनकर तभी उबलेगा जब उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मतलब एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। माने कंडीशन यही है कि कभी भी द्रव उबलना प्रारंभ करेगा तो समझना उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब तो बढ़ा चुके हैं, किसी द्रव के सतह पर लगने वाष्प के द्वारा दाब है, तो अगर उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, वह द्रव क्या करेगा बॉयल करना शुरू कर देगा। तो हर जगह क्वथनांक सेम नहीं होगा, जगह बदलने पर बदल सकता है, दाब बदलने पर बदल सकता है, लेकिन आपको सी लेवल पे ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है। समुद्र तल से ही मापा जाता है, तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब मानक वायुमंडलीय दाब माना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। क्या बोलेंगे एक वायुमंडलीय दाब। ये आपको 11th में पढ़ना था। एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1.01 × 10⁵ पास्कल हो गया। ये भी वायुमंडलीय दाब की मात्रक है, ये भी वायुमंडलीय दाब है। आइए वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है बैरोमीटर से। कैसे मापता है इसे मापता है बैरोमीटर। अब कहीं कहीं दाब को टॉर भी लिखता है, कहीं कहीं दाब को बार भी लिखता है, बार पढ़े हो ना। तो लेकिन यहाँ पर वायुमंडलीय दाब हम लोग बैरोमीटर से मापेंगे। कौन से मापेंगे बैरोमीटर से। तो हो गया क्वथनांक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, कि कब किसी चीज का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक कब ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कब ज्यादा हो जाएगा, यही पढ़ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया बीपी। कैसे बढ़ेगा समझो। मान लीजिए आप एक पात्र लिए हैं, क्या लिए हैं एक पात्र ले लिए हैं। अरे सबसे अच्छा पात्र होता है दे। अरे एक कहां से आ गया अंडो। इसमें तो ऐसे अच्छा ऊपर नहीं देखे थे ना। हो गया। हो गया। इसमें कोई लिक्विड है, क्या है क्या है लिक्विड है, द्रव है, जल है मानो। क्या इसमें समझो जल है, एक्स्ट्रा मत बोलो। इसमें क्या रखा है जल। क्या रख दिया हम जल। कह रहे क्वथनांक कब ज्यादा होगा, तो जब किसी विलायक में विलायक में अवाष्पशील विलेय घुलाया जाता है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घुलाया जाता है, तो देखो पहले तो जल था, पहले क्या था सिर्फ शुद्ध विलायक था। क्या था शुद्ध विलायक, लेकिन उसमें हम कोई विलेय डाल रहे हैं जो अवाष्पशील है। क्या है अवाष्पशील अघुलनशील। देखो लिखा हुआ अघुलनशील, पढ़ो क्वथनांक में उन्नयन। बहुत बड़ा लिखा है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय लाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। हो गया रहने दो। ठीक है
तो हम ऐसा कोई विलेय इसमें डाल रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, कोई विलेय डाल रहे हैं जो क्या होगा, अवाष्पशील होगा या वो ठोस फॉर्म में होगा। क्या होगा, ठोस होगा, ठोस होगा। और ऐसा ठोस होगा वो हीट करने पर तो घुलनशीलता बढ़ेगी, पढ़े हो, हीट करने पर घुलनशीलता बढ़ता है ना, पढ़ाया गया। लेकिन अगर इसमें कोई विलेय डाल रहे हैं अवाष्पशील हो या आप कह सकते हैं अघुलनशील, क्या कह सकते हो, लेकिन अघुलनशील का तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, घुलेगा नहीं। जब बोलिएगा अघुलनशील है तो नहीं बोलेगा। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घुलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय क्या कहता है, घुलाया जाता है, और वह विलेय क्या है, ठोस फॉर्म है। क्या फॉर्म है, ठोस फॉर्म में है। क्या है, ठोस फॉर्म में। तो जब हम पहले के हो, रिस्पेक्ट करो, जल खाली था, सिर्फ क्या था, तो इसका क्वथनांक कितना होगा, जब सिर्फ जल था तो क्वथनांक कितना होगा, सिर्फ जल था तो क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो इसमें तुम कुछ डाल दिए, कोई ठोस पदार्थ क्या किए, डाल दिए, अब तो विलयन कहलाएगा। अवाष्पशील विलेय डाल तो विलयन कहलाएगा ना, विलायक और विलेय क्या हो गया, विलयन। अब विलयन का अगर डालकर कोई चीज इसमें डालकर अब हीट करो, क्या करो, अब हीट करो, तो पहले के तुलना में क्वथनांक टेम्परेचर ज्यादा दोगे कि कम दोगे, ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही कहानी है। तो जब किसी विलायक में तो कुछ भी हो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय का कहता है घुलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक, किसका, शुद्ध विलायक क्वथनांक से अधिक हो जाता है। यही ना हुआ, विलयन का क्वथनांक अधिक था और शुद्ध विलायक का हो गया, कम हो गया। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसी घटना में हम लोग बोलेंगे कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मैंने विलयन का क्वथनांक जो आया, विलयन क्वथनांक जो आया और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक आया, उसको दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, जो मिलेगा उसी का नाम क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में कितना वृद्धि हुआ, तो मान लिया पहले अब शुद्ध विलायक का 100 था, शुद्ध विलायक कितना था, 100 था, अब विलयन को हो गया 105, उसमें अवाष्पशील विलेय डाल दिया तो कितना हो गया, 105, तो क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ, 5, ये नहीं हुआ, बस अब उसी को लिख देना। तो बोलेंगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील, क्या, अवाष्पशील विलेय घुलाया जाता है, क्या कहता है, घुलाया जाता है, तो क्या होता है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का किससे ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक से। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से, शुद्ध विलायक के, बोलो ना जी, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः विलयन के क्वथनांक, किसका क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक एवं विलयन, चाहे और कहते हैं विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक, इसका शुद्ध विलायक के क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को, ये नहीं हुआ, के अंतर को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। हो गया है? तो क्वथनांक में कितना वृद्धि हुआ, एग्जाम्पल तो दिए थे,
अगर मान लिया शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 था, मान लो खाली पानी लिए, जल लिए हो, वाटर लिए हो, अब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया, अब उसका टेम्परेचर मापना है, कम होगा कि ज्यादा? अरे कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कितना ज्यादा हुआ, दोनों को माइनस करोगे, मान लिए 105 हो गया एग्जाम्पल के लिए, और शुद्ध विलायक कितना था? 100 था, कितना ज्यादा हुआ? वही तो हुआ क्वथनांक उन्नयन। ये हो गया विलयन, और शुद्ध विलायक क्या था? जल, वही तो डिफिनेशन लिखा है। अतः विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में अवनयन कहलाता है। अब इसका फार्मूला हम बनाएंगे, इसी चीज को सिंबल में लिखेंगे। कैसे सिंबल में लिखेंगे? हाँ बढ़ जाएगा, अवाष्पशील। अब देखो, यदि विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक एक तरह का तापन है जी, टेम्परेचर है ना, क्या है? ताप है, इसको हम क्या लिखे? टी। क्या लिखे? टी। और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, किसका? शुद्ध विलायक का क्वथनांक बताओ तो क्या लिखेंगे हम? शुद्ध विलायक में क्या लगता है? नॉट। क्या लगता है? तो हो जाएगा टी नॉट। नीचे लिखा होगा, नीचे लिखा है जी ना, नीचे लिखा है टी जीरो हो गया, हो गया। किसी में ऊपर आता है तो गलत नहीं है, ऊपर में नीचे लिखा, सिंबल ऐसे ही किताब में दिया है, हो गया। अब क्या बोलना है? यदि विलयन का क्वथनांक टी हो और शुद्ध विलायक क्वथनांक टी जीरो हो या टी नॉट हो गया। अब कह रहा है क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या क्या फार्मूला बनेगा बताओ तो? फार्मूला क्या बनेगा ऊपर के डिफिनेशन के अनुसार? ऊपर के डिफिनेशन के अनुसार क्या फार्मूला बनेगा? इसमें ज्यादा कौन था? किसका ताप ज्यादा है? तो टी हो गया, आई क्या आ गया? ये फार्मूला हो गया। लेकिन इसका भी सिंबल है, क्वथनांक उन्नयन का भी क्या है? सिंबल है, और हमेशा वही लिखा है, हिंदी नहीं लिखेगा जल्दी। इसका सिंबल क्या है? डेल्टा टी बी, माने बी माने वॉल्यूम पॉइंट, डेल्टा टी में थोड़ा सा ताप में परिवर्तन, हो गया। इसको बोलेंगे क्या? क्वथनांक में उन्नयन। जब ऐसा लिखेगा तो समझना क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो गया? टी माइनस टी। यही फॉर्मूला याद रखना है, हो गया। तो टी डेल्टा टी भी क्या? टी माइनस टी, याद रखना हो कैसा है? ये हो गया क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला पूरा, हो गया। अब सवाल पूछेगा, ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन मतलब क्या? क्वथनांक में वृद्धि हो गया है? सवाल तो शॉर्ट में रहेगा, ये तो छोटा सा समय परिभाषा है ना। इतना क्वथनांक के बाद में इतना हो गया, कितना होगा घटा देंगे। अरे विलयन क्वथनांक इतना है, मान लो कहा जाएगा शुद्ध विलायक क्वथनांक इतना डिग्री सेल्सियस है। यदि कोई अवाष्पशील विलेय, कुछ नाम भी रख दे, हम जब घुलाते हैं इसका क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, चाहे इस विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है, तो बताइए उन्नयन कितना हुआ? तो विलयन वाला में से घटा देंगे शुद्ध विलायक का, ये शॉर्ट बन जाएगा। लेकिन इसके लिए राउल्ट ने नियम दिया, क्या दिया? इसके लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया? एक नियम दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, तब सवाल गलत हो गया, रूले गलत हो जाएगा, हो गया, समझे? क्वथनांक के उन्नयन के लिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, किसका नियम? राउल्ट का नियम, राउल्ट का। सवाल ऐसे आएगा, एग्जाम में आता भी है, हमेशा आता है, लिखता है कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम लिखे।
इसका दो नियम है, आपको दोनों नियम लिखना पड़ेगा। यस सर। पहले तो बोलेंगे सन 1871 ईस्वी में। कितना में? 71। तो पहले वाला 71 71 सन 1871 ईस्वी में, सन 1871 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्वथनांक के उन्नयन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। क्वथनांक के उन्नयन संबंधी नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार, तो क्या लिख दोगे? हर चीज बोर्ड पर नहीं लिखे हम, हर चीज लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे लिखो सन 1871 ईस्वी में। कब लिखे? सन 1871 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्वथनांक के उन्नयन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, प्रथम नियम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में आता है। इस नियम के अनुसार लिखोगे ए नंबर, प्रथम नियम। नियम छोटा छोटा है। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि किसी तनु विलयन के लिए, क्या बोलेंगे? किसी तनु विलयन के लिए, क्या? किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन विलेय के, किसके? विलेय के मोलल सांद्रण, क्या लिखा है यहाँ पर? मोलल सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। पहला नियम हो गया। अब इसको समझाना है। नियम कहता है कि कोई अगर आपका तनु विलयन है, क्या है? तनु विलयन। तनु विलयन मतलब समझ रहे हैं ना? सीधा बैठो। विलेय की मात्रा उसमें क्या हो? बहुत कम। जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो? बहुत कम हो, उसको क्या बोलते हैं? तनु विलयन। जिसमें ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। तो नियम तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन में जो क्वथनांक उन्नयन होगा विलेय के मोलर सांद्रण के सीधा समानुपाती होगा। अब बताओ, सिंबल में अभी हम बताए तुम्हें, क्या बताया? क्या बताया? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। सिंबल बोलो, सिंबल क्या था? डेल्टा टीवी था बाबू। हाँ, क्वथनांक में उन्नयन, यही कह रहे कह रहे क्वथनांक में उन्नयन जो होगा सीधा समानुपाती होगा विलेय के मोलल सांद्रण। हो गया? इसके नीचे लिखोगे, नियम लिखने के बाद ये लिखना पड़ता है। ये विलेय का जो है, क्या क्वथनांक में जो उन्नयन है विलेय के मोलल सांद्रण सीधा क्या आ गया? समानुपाती। अगर हम यहाँ से समानुपाती क्या करें? हटा दे, क्या कर देंगे? एक कांस्टेंट आएगा के बी, एक कांस्टेंट क्या आ गया? के बी। क्या आ गया? के बी। जहां डेल्टा टीबी बराबर क्या आ गया? क्वथनांक में, बोलो, क्वथनांक में उन्नयन। एम क्या है? विलेय का मोलर सांद्रण, विलेय का यहां पर विलेय का मोलर सांद्रण जो होगा मैक्सिमम, जानते हो क्या होगा? हाँ, मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण अधिकांश क्या होगा? मोललता। क्या होगा? आप तो पढ़ चुके हो मोललता। मोललता होगा ज्यादा, ठीक है। और केबी क्या है? केबी मोलल स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल स्थिरांक। यह कांस्टेंट है, इसका मान दिया रहेगा। अलग अलग विलायक के लिए मान दिया रहेगा। जब भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो केबी का मान लिखा रहेगा, तुमको याद नहीं करना है, ठीक है? है लड़की, क्या कर रही है? तो बोलेंगे किसी तनु विलयन के लिए क्वथनांक उन्नयन विलेय का मोलर सांद्रण सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो गया? एम। अगर समानुपाती तो क्या आया? केबी। क्या आया? केबी।
डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन। एम क्या हो गया, विलेय का मोलल सांद्रण, और के बी क्या हो गया, मोलल स्थिरांक। के बी क्या हो गया, मोलल स्थिरांक। अब बताओ, अगर विलयन में विलेय का मोलल सांद्रण 1 हो जाए, विलेय का मोलल सांद्रण 1 हो जाए, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर रहेगा, के बी के हो जाएगा ना। यदि विलेय का मोलल सांद्रण 1 हो जाए, मान लीजिए उसकी मोलालिटी 1 हो जाए, यदि मोलालिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो डेल्टा टीबी जो है के बी इंटू एम की जब क्या भरोगे है 1, तो हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, के बी। नहीं हो जाएगा। कभी कभी केबी का मात्रक पूछता है, क्या पूछता है, कहेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ऐसे परिभाषा लिखा होगा नोट्स में देखना। कहेगा, एक बार आया है क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो कहोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। यहाँ समझो, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन का क्या होता है, बराबर होता है, जब विलेय की मोलल सांद्रण क्या होता है, 1 मोलल होता है। विलेय का मोलल सांद्रण कितना होता है, 1 मोलल। परिभाषा ही समझ जाएगा। है बात क्या है, हो गया, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन, खाली क्वेश्चन पूछेगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो परिभाषा क्या बनाओगे, तो कहोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। क्वथनांक में उन्नयन का क्या होता है, बराबर होता है, जब या यदि विलेय का मोलल सांद्रण कितना हो, 1 मोलल हो। परिभाषा हो गया। केबी का कभी इकाई पूछता है, केबी क्या पूछता है, इकाई, केल्विन, केजी पर मोल पर केल्विन। देखो तो नीचे लिखा है, नोट्स में लिखा है, नीचे लिखा होगा केल्विन केजी पर मोल पर केल्विन, देखो ना नीचे लिखा, तुमसे नहीं मिलेगा ला, तुम खाली लेके बैठता है, नहीं दो। बोल क्या कह रहा है, नहीं लिखा है, भाई क्या है, एम कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, क्या है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। क्या लिखा है, मोलल उन्नयन कांस्टेंट। नोट्स में गलती तो नहीं है ना, सही होना चाहिए। ऐसे फार्मूला बनाया भी जा सकता है, आगे बनाएंगे तब, इस फार्मूले के यूज करके हम बना भी सकते हैं। अच्छा चेक कर लेते हैं, बना कर भी दिखा भी देंगे कैसे आया है उसका, अभी याद कर लेना। हाँ, केबी का यूनिट, केल्विन केजी पर मोल ज्यादा बेहतर है, लेकिन सर केबी का इकाई ये केबी बटे मोल होता है, केबी का मान केवल इलाज पर निर्भर करता है, केल्विन केजी पर मोल ही है, केल्विन केजी पर मोल, इतना याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मोलल उन्नयन क्वथनांक की इकाई क्या है, केल्विन केजी पर मोल। ये कहाँ से आया है, इस फार्मूला को हम और आगे कल बढ़ा देंगे, उसी से इस फार्मूला को बना कर दिखाते हैं। हो गया। तो अभी राउल्ट के नियम का पहला नियम हम लोग पढ़े हैं, दूसरा नियम बाकी है। क्या चीज, मेन फार्मूला तो यही है, इससे न्यूमेरिकल ये चीज है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। हो गया। अब आप चाहे तो बैक करके रफ कर सकते हैं, या नोट्स दिया है उसमें से तैयार करके आए, ठीक है। अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, लिखो लिखो, होमवर्क लिखो। देखो अणुसंघ के गुणधर्म क्या है,
अणुसंघ के गुणधर्म क्या है? अणुसंघ के गुणधर्म क्या है? अणुसंघ के गुणधर्म क्या है? हो गया? दूसरा लिखो। वास्तव में अपेक्षित अनुमान से आप क्या समझते हैं? वास्तव में अपेक्षित अनुमान से आप क्या समझते हैं? मैं चेक करके कोई बनाता कोई बात नहीं, बनाए वो आगे बढ़ेगा, नहीं बनाया तो है। वास्तव में अपेक्षित अनुमान से आप क्या समझते हैं? अब नमन से वास्तव में अपेक्षित अनुमान से आप क्या समझते हैं? आएगा 5 घंटा का बात खत्म हो जाएगा, क्या बोलते? ध्यान दो, 7 बजे तक जिन लोगों को भी आना है 7 बजे तक क्लास में रहेंगे, ठीक है? अब बाद में बताना, हम टाइम पे आ जाएंगे। 7 बजे तुम अपने क्लास में रहो। अगर लेट से आ रहे हो टॉपिक पढ़ाएंगे, वो महीना रहा क्या हो गया? आपका क्लास नहीं है हैं? आपका क्लास नहीं है हमें अगर आपको मैनेजमेंट पूछिए मेरा काम रहेंगे ठीक है? तो 7 बजे तक तुम लोग कोशिश करो पहुंच जाओ यहाँ पर। क्लास स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक खत्म होता है और टॉपिक बाद में घुसते हो, पूछेगा क्या हुआ सर, कैसे तो बोल जाओ कि क्या पढ़ाए क्या समझ में नहीं आएगा। मेरा नहीं है आज को है तो कल ख पढ़ाएंगे और तुम घुसे को पढ़ा चुके ख पढ़ा रहे गलती तुम्हारी है, पार्ट पहले आ जाओ। पास करेगा। हाँ बहुत अगला, वास्तव में अपेक्षित अनुमान के राउट का नियम लिखें। हाँ तो वास्तव में अपेक्षित अनुमान के राउट का नियम लिखें। टाइम को अलार्म लगा दो। यस वास्तव में अपेक्षित अनुमान के राउट का नियम लिखें। वास्तव में अपेक्षित अनुमान के राउट का नियम लिखें। हम 5:30 बजे जगते हैं, नहाते हैं, दो आते हैं, सब हो जाता है। रास्तों कर लेते हैं। क्या लेते हैं बाय। हम सोते नहीं, हम पढ़ते रहते हैं। जब मेरा नींद लग गया सबसे तो 4:30 अपना पढ़ता हम अपने मन को कभी नहीं सोचते, अपने मन को कभी नहीं सोचते कि जा रहे हैं सोने ना, ऐसा कभी नहीं होता। हम पढ़ते पढ़ते अगर सो गए तो समझ लगेगा हमको सोना है, फिर जबरदस्ती पढ़ते हैं, चलो कुछ देर और पढ़ लिए, फिर न बच जाएंगे तब हम अपने मन से कभी नहीं सोए आज तक। अगला क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? कल के आज अगला क्लास में चेक करेंगे गैस से अच्छे की और नियम भी तुम लोग जो पढ़ रहे हो जाके घर पर एक बार 2 बार रिवाइज तो याद हो जाएगा, नहीं रिवाइज करो तो नहीं याद होगा। तुमको एग्जाम में हम पढ़ा के दिया है, हम तो समझा के खत्म कर देंगे, लिखना तो तुमको है। बात बोलते हैं अब देखिए क्वथनांक का नियम से आप क्या समझते हैं? इसके लिए राउट का नियम लिखो। क्वेश्चन क्वथनांक का नियम से आप क्या समझते हैं? इसके लिए राउट का नियम लिखें। अगले क्लास में बाय बाय। नोट दिए हैं, दिखा दो।